नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलें। हम लोग बात कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। भारत में दो प्रकार की व्यवस्था, या हम लोग बात करें दो प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। यदि हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग उन पॉइंटों की बात कर रहे हैं जो एकात्मक शक्ति की ओर इशारा करते हैं। उसमें हमने बात की कि किस प्रकार से संसद को अधिकार होता है कानून बनाने का। जैसे यदि कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का बन जाता है तो उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, उसके बारे में भी हमने बात की है। और यदि विधानमंडल में या फिर संसद के द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर जो भी कानून बनाया जाता है उनमें टकराव होता है तो वहाँ पर संसदीय कानून देखने के लिए मिलता है या फिर संसदीय कानून ही माना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और ऐसे प्रावधान एकात्मक शक्ति की ओर इशारा करते हैं। और लास्ट आर्टिकल की हमने बात की कि किस प्रकार से आर्टिकल 249 और 250 में बनाए गए कानून 251 के तहत संसदीय कानून को मान्यता प्राप्त करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 252 की। आर्टिकल 252 के प्रावधान की हम लोग बात करें तो वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है यदि दो राज्यों के विधानमंडल या फिर दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल संसद से सिफारिश करते हैं किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए तो उस विषय पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा आर्टिकल 252 में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करें आर्टिकल 253 की तो आर्टिकल 253 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है यदि कोई भी राज्य विधानमंडल का जैसे विषय है और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य को होता है, उसके संबंध में किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। जैसे हम लोग बात करेंगे उसकी, पहले हम लोग आर्टिकल 252 के प्रावधान की बात करते हैं। आर्टिकल 252 इसके तहत दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा संसद से सिफारिश किए जाने पर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आर्टिकल नंबर 252 में। अब हम लोग यहाँ पर बात करें आर्टिकल 253 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। जैसे कोई राज्य सूची का विषय है, ध्यान से आप लोग इस बात को समझना, कोई भी विषय राज्य सूची का है
और राज्य सूची का विषय होने के साथ साथ राज्य सूची का विषय है और केंद्र के द्वारा, ध्यान से इस पॉइंट को आप लोग समझना, केंद्र के द्वारा राज्य सूची के विषय पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि समझौता या फिर संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं तो उसके संबंध में, यानी जैसे राज्य सूची का विषय है और केंद्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके संबंध में सहमति या फिर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तो उस विषय पर भी, जो राज्य सूची का विषय था, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? केंद्र को प्राप्त हो जाता है। जैसे हम लोग बात करें भ्रष्टाचार के संबंध में, भ्रष्टाचार को तो कम किया जाएगा राज्य के द्वारा भी और केंद्र के द्वारा भी, और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के संबंध में केंद्र के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि पर, तो उसके संबंध में राज्य सूची का जो विषय है भ्रष्टाचार के संबंध में, राज्य अपने राज्य के लिए अलग प्रावधान बना सकता है, पर केंद्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम लोग बात करें, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? केंद्र को प्राप्त हो जाता है। भ्रष्टाचार ले या फिर कोई अन्य विषय हो, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार इस प्रकार ही केंद्र को प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 253 में किया गया है। तो उसके हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आर्टिकल 253 इसमें उल्लेखित किया गया है कि संघ सरकार द्वारा किसी राज्य सूची के विषय के संबंध में, राज्य सूची के विषय के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संधि या समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, हस्ताक्षर कर लेने, हस्ताक्षर कर देने पर उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। संसद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रावधान देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। यानी राज्य सूची के विषय पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते पर संघ सरकार के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तो उसके संबंध में उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 253 में देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 254 की। आर्टिकल 254 में क्या प्रावधान किया गया है? कोई भी समवर्ती सूची का जैसे विषय है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी प्राप्त है और केंद्र को भी प्राप्त होता है। अब कोई भी ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है और उस पर कानून राज्य सरकार के द्वारा भी बनाया जा चुका है और
केंद्र सरकार के द्वारा भी बनाया जा चुका है, तो उसके संबंध में यदि उन विषयों पर टकराव पैदा होता है, राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून में और जो केंद्र के द्वारा कानून बनाया गया है उस कानून में यदि टकराव होता है, तो उसके संबंध में कौन सा कानून मान्य होगा, तो उसके संबंध में कानून संसदीय कानून मान्य होगा, यानी केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 254 में देखने के लिए मिलता है। तो बात करते हैं हम उसके आर्टिकल 254 की, क्या प्रावधान है वहाँ। आर्टिकल 254 किसी समवर्ती सूची के विषय पर किसी समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य केंद्र व राज्यों की सरकारों के मध्य कानून पर टकराव होता है, तो संसदीय कानून ही मान्य होगा। तो तब उस समय संसदीय कानून मान्य होगा। संसदीय कानून मान्य होगा, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रावधान की। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और वीडियो को आप लोग शेयर किया करो ताकि अपने साथ भी स्टूडेंट जुड़ें। हम लोग कितना सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हुए चल रहे हैं उसको आप लोग देख ही सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम में सवाल बनेगा तो यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात करते हैं नहीं, क्योंकि वीडियो में हम लोग सिर्फ कंप्लीट पढ़ाई की ही बात करते हैं। तो आपको लगता हो कि क्वालिटी बेस्ट है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रावधान की। तो ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश भी दिया जा सकता है। जैसे हम लोग बात करें, कोई संपत्ति है, राज्य संपत्ति या फिर सरकारी कोई संपत्ति है, जैसे रेल किस सूची का विषय है, तो रेल कौन सी सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है। अब इसके संबंध में, यानी जो विषय रेल है वो संघ सूची का विषय है और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को है। केंद्र के द्वारा इसके संबंध में राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। जैसे राज्यों से क्या होती हैं, रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो क्रॉस होती हैं अलग अलग राज्यों से अलग अलग राज्यों को जोड़ने के लिए। तो केंद्र के द्वारा राज्यों से कहा जा सकता है कि, या फिर केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है कि वह रेल की पटरियों का संरक्षण करें। रेल पटरियों का क्या करें, संरक्षण करें। ऐसा प्रावधान या फिर ऐसा निर्देश किसके द्वारा दिया जा सकता है, केंद्र के द्वारा दिया जा सकता है। विषय तो है संघ सूची का
पर उस पर या उसको संरक्षित करने का अधिकार किसका हो जाता है? राज्य का हो जाता है। ऐसा प्रावधान केंद्र के द्वारा निर्देश देने के संबंध में देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं किस आर्टिकल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि केंद्र के द्वारा निर्देश दिया जा सकता है। और कानून के संबंध में भी हम लोग बात करते हैं। यदि केंद्र ने कोई भी निर्देश जारी किया है आर्टिकल 365 के अनुसार, उस निर्देश को राज्य सरकार के द्वारा नहीं मानने पर उस राज्य में कानून की या फिर हम लोग कह सकते हैं कानून की विफलता माना जाता है। तो ऐसा प्रावधान भी देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 365 में। वह भी निर्देश देना ही होता है केंद्र के द्वारा, और नहीं माना तो वहाँ पर क्या माना जाएगा? संविधान की विफलता या फिर कानून की विफलता माना जाता है। ऐसा प्रावधान केंद्र के द्वारा निर्देश देने में देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं केंद्र के द्वारा निर्देश देने के संबंध में क्या प्रावधान है। केंद्र के द्वारा निर्देश देना और किस संबंध में निर्देश दे सकता है? हम लोग बात करें आर्टिकल 257 की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। इसके तहत संघ दूरसंचार तथा रेल की पटरियों के संरक्षण के लिए राज्य को निर्देश दे सकता है। राज्य को निर्देश दे सकता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि केंद्र के द्वारा भी आदेश या फिर निर्देश दिए जा सकते हैं। तो वहाँ पर दूरसंचार के जितने भी साधन हैं उनका संरक्षण करने के लिए, और जैसे रेल की पटरियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए राज्य को निर्देश केंद्र के द्वारा दिया जा सकता है। अब हम लोग बात करें आर्टिकल 365 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। इसी से संबंधित है केंद्र के द्वारा निर्देश देने के संबंध में। इसके तहत केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। निर्देश दे सकता है। निर्देशों की पालना नहीं करने पर, राज्य के द्वारा निर्देशों की पालना नहीं करने पर, निर्देशों की पालना नहीं करने पर संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाता है। विफलता माना जाता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को नहीं मानता है तो उसका मतलब है वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। ये प्रावधान यहाँ आर्टिकल 365 में देखने के लिए मिलता है।
केंद्र के द्वारा निर्देश देने के संबंध में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रावधान की बात करते हैं यहाँ पर। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ये ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक शक्ति की ओर इशारा करते हैं, उन्हीं की पॉइंटों की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे जो संघात्मक शासन के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट हैं ये, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, संघात्मक प्रकार की व्यवस्था है, और कहीं भी संविधान में इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इस बात को भी आप लोग याद रखना, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग यहाँ पर बात करें जैसे राज्यसभा की। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व देखने के लिए मिलता है। जैसे राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, और उसी के तहत जैसे हम लोग बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में सीधे जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, और उनकी संख्या भी अधिक है। और इसी के साथ वो तो प्रावधान संघात्मक शासन के बारे में देखने के लिए मिलता है कि लोकसभा में सीधे जनता के द्वारा प्रतिनिधि जाते हैं और सीधे जनता के लिए कानून बनाते हैं। पर राज्यसभा की हम लोग बात करें, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व देखने के लिए मिलता है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया गया है राज्यसभा में, और राष्ट्रपति के द्वारा केवल 12 सदस्यों को, या राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बाकी जो अन्य सदस्य होते हैं वह जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में चुन करके आते हैं। तो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम है, तो वहाँ पर एक असमान प्रतिनिधित्व देखने के लिए मिलता है, और वहाँ पर अधिक शक्ति केंद्र के हाथों में ही दिखाई देने के लिए मिलती है। जैसे राज्यसभा की तुलना में लोकसभा अधिक शक्तिशाली सदन भी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो फिर भी यहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है और सदस्यों की संख्या कम है, और राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली सदन है। तो राज्यसभा की हम लोग बात करते हैं। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व यहाँ पर हम लोग बात करें राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है, जिसमें 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी किया जाता है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यानी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है, और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को भी मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली सदन है।
राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली सदन है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली सदन है। ये राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व के रूप में देखने के लिए मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखना, जो राज्यसभा के रूप में देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनमें केंद्र की पूर्णतः शक्ति देखने के लिए मिलती है। जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं, उनका कार्यकाल, उनकी समय अवधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो संसद के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। चाहे उनके, जैसे हम लोग बात करें उनकी नियुक्ति के संदर्भ में, वह भी किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें राज्यों के संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की, तो वहाँ पर राज्य का उन पर आंशिक नियंत्रण होता है। यानी राज्य के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं को केवल उनका पद का स्थानांतरण या फिर उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा, जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं। तो वहाँ पर ये शक्ति भी केंद्र के हाथों में देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में। अखिल भारतीय सेवाओं का होना तो यहाँ क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 309 के तहत, आर्टिकल 309 इसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण, अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा किया जाता है, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 309 में किया गया है। और किसके संबंध में? अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आर्टिकल 310 में क्या प्रावधान अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में देखने के लिए मिलता है। जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करते हैं या रहते हैं। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 310 में देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल 310 में क्या प्रावधान किया गया है? इसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को
राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में। और यह अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कौन? जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रावधान की बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। वीडियो को आप लोग शेयर किया करो, और फ्री में तो आप लोग वीडियो देखा मत करो। फ्री का मतलब है आप लोग लाइक तो किया करो और कमेंट्स भी लिखा करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी इतना तो मैं आपसे बोल ही सकता हूँ कि आप लोग इसको शेयर किया करो यदि आपको लगता है कि बेस्ट क्वालिटी है तो। ध्यान देना, अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रावधान की। आर्टिकल 311 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? राष्ट्रपति के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं को नियुक्त किया जाता है, उसके संबंध में उनको हटाने का प्रावधान अन्य को नहीं है। यानी जैसे राष्ट्रपति के जितने भी निचले अधिकारी होते हैं, अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, या फिर राष्ट्रपति से तो सभी लोग नीचे हैं, तो उनको किसी को भी हटाने का अधिकार नहीं है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को। यानी क्या प्रावधान किया गया है आर्टिकल 311 में? आर्टिकल 311 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? इसके तहत राष्ट्रपति के अधीनस्थों के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को नहीं हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति के जितने निचले अधिकारी हैं उनके द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं को नहीं हटाया जा सकता। ऐसा प्रावधान आर्टिकल नंबर 311 में देखने के लिए मिलता है। और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर राज्य सरकार का आंशिक नियंत्रण होता है, यानी कम नियंत्रण होता है केंद्र सरकार की तुलना में। तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर राज्य सरकार का आंशिक नियंत्रण होता है, आंशिक नियंत्रण होता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है।
आंशिक नियंत्रण के संबंध में जैसे हम लोग बात करें, राज्य सरकार के द्वारा इनका केवल हस्तांतरण या फिर ट्रांसफ़र स्थानांतरण किया जा सकता है। क्या प्रावधान है आंशिक नियंत्रण के संबंध में? राज्य सरकार इनका केवल स्थानांतरण कर सकती है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर आंशिक नियंत्रण के संबंध में देखने के लिए मिलता है। राज्य सरकार उनको पद स्थापन के संबंध में रख सकती है, स्थापन के संबंध में रख सकती है, यानी सेम वही जैसे स्थानांतरण कर सकती है वही पद स्थापन के संबंध में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और राज्य सरकार इनको बर्खास्त नहीं कर सकती है, इस बात को आप लोग याद रखना। तो राज्य सरकार के द्वारा इनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, इनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में, यानी राज्य सरकार को इनको बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। ये प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में। अब हम लोग बात करेंगे वित्तीय निर्भरता के बारे में, यानी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्या है, किस प्रकार से राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आश्रित होती है और किस प्रकार से राज्य सरकार केंद्र की अनुमति पर ही किसी अन्य देश से विदेश से ऋण ले सकती है। उन सभी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो आपको लिखना ही है, और लगता है कि क्वालिटी बेस्ट है तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।